सोशोलॉजी जिसे इमरानियात कहते हैं, इसकी दर्स में हम इस दर्स में इमरानियात की नवियत और दायरेकार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे आज के मौजू का अनवान है समाजी नजरिए का उरूज। हम बात करेंगे समाजी नजरिया का उरूज किस तरह से हुआ। जैसा कि हमने शुरू में देखा, जिस वक्त समाजियात एक मजमून की शक्ल इख्तियार कर रही थी, यूरोप में रोशन ख्याली यानी एनलाइटनमेंट की सूरत में फिक्री उभार देखने को मिल रहा था। ये फलसफाना फिक्र में काबिल जिक्र फिक्री तरक्की और तब्दीली का दौर था। इस फिक्र में तब्दीली के बारे में बात हो रही थी और इसमें एक चीज जिस पर गौर हो रहा था कि क्या चीजें हो रही थी और उन पे ज्यादा ध्यान बढ़ रहा था। जैसे कि माशरे में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों के बारे में रोशन ख्याल मुफक्किरीन ने जो इत्तिफाक राय पाई, इसमें से अहम फिक्री पेश कीमा जो सोशोलॉजी यानी इमरानियात के ज़ुहूर का बाइस बनी। सबसे पहले तारीख का फलसफा यानी इस हकीकत को तस्लीम करना कि माशरा मरहल में तरक्की करता है। सबसे पहली बात जो माशरे की थी कि इसकी तरक्की जो है वो मरहलावार किस्तों में होती है। चिनाचे जो समाज, जब भी कोई समाज होता है तो उस समाज में एक जिसे हम मरहला कहते हैं, उस मरहले को पार करके दूसरे मरहले में हो जाता है, जिसे हम पैटर्न्स भी कहते हैं या नमूना भी कहते हैं। और ये कि इस नमूने की मौजूदगी की वजह से माशरे को समझने के लिए कवानीन भी साइंसी और मुनज़्ज़म तरीके से फितरी उलूम की तर्ज पर वाज़ेह किए जा सकते हैं। ये सारी बातें, ये सारी हलचल आपस में फलसफेदानों में हो रही थी कि क्यों ना इस तरीके का तर्ज अमल बनाए जिससे साइंसी तौर तरीकों पर बनाया जा सकता है। दूसरी बात यह हो रही थी कि समाजी सर्वे, जिसे अंग्रेजी में सोशल सर्वे कहते हैं, सोशल सर्वे यानी समाजी सर्वे के मुकदरे तरीकेकार का ज़ुहूर के बारे में समाजी तहकीकात के तरीकेकार के तौर पर समाजी सर्वे को एक ऐसी आले के तौर पर तस्लीम किया गया जो कि माशरे में मौजूद समाजी मसाइल को समझने और इस तरह समाजी असला के लिए हल तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो समाजी सर्वे, सोशल सर्वे एक ऐसा इकदाम था जहां से समाज के बारे में एक तहकीक हुआ करती थी और वो तहकीक होके एक समाज के लिए, एक असला के लिए, हल तलाश के लिए एक इस्तेमाल शुदा तरीके को अमल में लाती थी। अगर हम बात करें अगस्ट कोम्टे की, जिसे फादर ऑफ सोशोलॉजी या फादर ऑफ इमरानियात भी कहते हैं, वो बड़े शानदार थे और उसने एक नए नज्म ज़ब्त के लिए एक जगह बनाने के लिए बहुत कुछ किया। वो इस नए नज्म को सोशल फिजिक्स कहना चाहता था क्योंकि इसके जमाने में इस्तिलाह फिजिक्स का मतलब था मुजाहिर की बुनियादी नवियत का मुताला, और इस तरह
नया नज्म ज़ब्त, समाजी मज़ाहिर की बुनियादी नवियत का मुताला करेगा। जो ऑगस्ट कॉम्ट थे वो एक शानदार फलसफादान थे और वो एक खोज में निकले और उन्होंने एक नया नज्म तैयार किया और जिस नज्म का जो नाम रखा सोशल फिजिक्स। और इसी तरह नया नज्म नब्ज समाजी मज़ाहिर की बुनियादी नवियत का मुताला करेगा। ऑगस्ट कॉम्ट की मायूसी के लिए सोशल फिजिक्स का लेबल पहले बेल्जियम के एक शख्स ने इस्तेमाल किया था, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे, जिसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते थे, इससे पहले ये लफ्ज सोशल फिजिक्स एक बेल्जियम के फलसफादान ने इस्तेमाल किया था। इसके नतीजे में इसने लातीनी और यूनानी हाइब्रिड समाजियात की तामीर की। इसे ये नाम पसंद नहीं आया, लेकिन इसने महसूस किया कि इसके पास कोई इंतखाब नहीं है। फिर भी इनके कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जो 1830 में नशर हुई, की पहली जिल्द, जो पहला जिल्द थे जिसने उन्हें मशहूर किया। ऑगस्ट कॉम्ट को उनकी कोर्स ऑफ फिलॉसफी ने, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी ने बड़ा मशहूर किया। इस बात का एक शानदार तज्जिया था कि साइंस किस तरह से इस मकाम तक पहुंची है जहां समाजी कायनात का मुनज़्ज़म मुताला किया जा सकता है। जहां से समाजी कायनात का मुनज़्ज़म मुताला किया जा सकता है, उसके बारे में ऑगस्ट कॉम्टे की फिक्र रही। तरीके से इसने इस्तिदलाल किया कि समाजियात उभर नहीं सकती जब तक कि दूसरे उलूम तरक्की न कर लेंगे। यहां पर ऑगस्ट कॉम्टे ने यह बात वाज़ेह की कि समाजियात कोई तरक्की नहीं करेगी जब तक न दूसरे उलूम तरक्की पा लें, और जब तक साइंस आम तौर पर वसी पैमाने पर तहकीकात के जायजा तरीके के तौर पर कबूल न हो जाए। क्योंकि उस दौर में, जिसे एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, अकली हालात भी कहते हैं, और उस दौर में साइंस के तजुर्बों को, उन पे बड़े सवाल उठते थे। आज साइंस की वसी होने के साथ ये तस्लीम करना शायद मुश्किल है कि साइंस को फिक्री मैदान में अपना रास्ता लड़ना पड़ा, क्योंकि ना ये मजहब के गलबे के लिए एक चैलेंज की नुमाइंदगी करता था। दरहकीकत यूरोप में साइंस की तरक्की के अवाइल में यहां तक कि गैलीलियो को भी अपने नजरियात से दस्तबरदार होना पड़ा, क्योंकि समाजी दौर जो यूरोप में चल रहा था, उसे उस दौर के मजहब ने अपने अकायद, अपनी बातें और अपने उसूल, जो एक अकली बुनियाद पर नहीं थे, उन्होंने समाजियात पर, साइंस पर गलबा किया था। लेकिन जो ही ये साइंस पे गलबा हुआ, तो जो साइंसदान थे उन पे और उनको
ये काम आसान नहीं रहा, क्योंकि दर हकीकत यूरोप में साइंस की तरक्की के अवाइल में गैलीलियो को भी अपना नजरियात जो था उससे दस्तबरदार किया गया, और इस बसूरत के लिए कानूनी जुल्म व सितम का सामना करना पड़ा कि जमीन कायनात का मरकज नहीं है और ना ही जमीन हमारे निजाम शमसी का मरकज है। तो उन्हें, जो कि गैलीलियो थे, उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत सारी बातें सुननी पड़ी। हालांकि बातें ही नहीं, उन पे जुल्म सितम बढ़ता गया, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही कि जमीन कायनात का मरकज, उसे नहीं माना गया। कहा गया कि जमीन कायनात का मरकज नहीं है और ना ही जमीन हमारे निजाम शमसी का मरकज है। और कामयाबी के कई सौ सालों के बाद भी, दर हकीकत कामयाबी के हजारों साल के बाद, अगर हम अरब, फ्रांसी, मिस्री और यूनानी स्कॉलरशिप के कारनामों को शुमार करें, 19वीं सदी के आगाज में साइंस अब भी महफूज बुनियादों पर नहीं थी, और जैसा कि चार्ल्स डार्विन के बायोटिक इर्तिका के नजरिए पर तनाजा दस्तावेजी हैं, साइंस को अब भी कुदरती दुनिया के बारे में इल्म के हतमी सलास के तौर पर अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ा। साइंस के लिए यह काम आसान नहीं था, और यह काम बहुत ही मुश्किल था कि उसे अपनी जगह बनानी है, और उसके लिए उसे बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि साइंस बैक वक्त मजबूत नहीं हुई। इसे बहुत अरसा लगा और बहुत सारा वक्त लगा, और उस वक्त के बाद साइंस का जो निजाम है वो काबिले कबूल किया गया, क्योंकि बहुत सारी बातें जो फितरी थी, जो मजहब के गलबे से बनी थी, चाहे जमीन के बारे में, चाहे आसमान के बारे में, चाहे समाज के बारे में, वो बातें जो थी उन्हें बस एक मामूली माना जाता था, क्योंकि इस पे मजहब का गलबा था, और मजहब ने इस चीज को अपनी जाल में पूरी तरह से लपेट लिया था। जैसे कि चार्ल्स डार्विन के बायोटिक इर्तिका के नजरिए पर तनाजी दस्तावेजी साइंस को अब भी कुदरती दुनिया के बारे में इल्म के हतमी सालिस के तौर पर अपनी जगह के लिए बहुत लड़ना पड़ा। इस तरह ऑगस्ट कॉम्ट ने कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी की पहली जिल्द में जो कुछ हासिल करने की कोशिश की वो यादगार था, और शायद खतरनाक भी, क्योंकि जो ऑगस्ट कॉम्टे ने कोशिश की कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी के पहले जिल्द में,
वो बड़ा यादगार था और वो शायद खतरनाक भी था। बड़ी सितम जरीके ये हैं कि कॉम्टे ने चंद दहाइयों बाद खुद को एक सख्त साइंसदान के बजाय एक नीम मजहबी नबी के तौर पर दिखाना शुरू किया। हालांकि एक ज्यादा सेक्युलर मजहब शायद आज के साइंटियोलॉजी या वहदत पसंदी की तरह का नबी समाजी मजाहिर के मुनासिब मुताले को एक नाम देने में एक दूसरे इंतखाब के नाम के बावजूद और फिर इसने समाजी दायरे की साइंस को जायज करार देते हुए ऑगस्ट कॉम्टे ने बहुत बड़ा काम किया। आज कॉम्टे को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। आज कॉम्टे को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, इसके दलाइल एक नए नज्म ज़ब्त के लिए बहुत ज्यादा जायज थे, जिसको आमतौर पर एकेडमी और साइंस में अपना रास्ता लड़ना था। तारीख की इन जालिमाना सितम जरीफियों में से एक में ऑगस्ट कॉम्टे 20वीं सदी के इख्तिताम पर फ्रांस और अमेरिका में दोबारा एक अहम शख्सियत बन गए। पहले जो थे, ऑगस्ट कॉम्टे एक मारूफ और मशहूर शख्सियत नहीं थे। ये 20वीं सदी के इख्तिताम पर फ्रांस और अमेरिका में दोबारा एक अहम शख्सियत उभरे। अफसोस वो कब्र से अपनी नई शोहरत से लुत्फ अंदाज नहीं हो सके, और वही वो वक्त था जब उसकी शोहरत उसने हासिल की, लेकिन उस दौर में वो हयात नहीं थे। लेकिन नजरियाती समाजियात के लिए इनकी वकालत ने अपने आबाई मुल्क और रियासतें मुत्तहिद में उभरते हुए महकमों की तस्वुर को दोबारा हासिल कर लिया, जिसके नतीजे में इनका काम एक बार फिर मकबूल हो गया। दर हकीकत 20वीं सदी के इब्तिदाई सालों में शाया होने वाली रियासतें मुत्तहिद में समाजियात की तकरीबन तमाम निसाबी किताबों में कॉम्टे के लिए मखसूस हिस्से थे, और इस तरह इंसानियत के अजीम पुजारी को शोहरत के साथ एक और बारिश हासिल हुआ, क्योंकि और जैसा कि हम अगले अब्वाब में देखेंगे, इसकी वकालत ने एक ताकतवर पैगाम दिया कि इमरानियात के नए साइंस का क्या बन सकती हैं। कॉम्टे से बहुत पहले, यकीनन 19वीं, क्योंकि जो कॉम्टे ने बात की, उसने एक नया सोच और एक नया फलसफा इमरानियात के तौर पर दिया, क्योंकि कॉम्टे से बहुत पहले यकीनन इंसानों ने अपने इर्द गिर्द के कायनात के बारे में सोचा था। यहां तक कि समाजी कायनात भी लोगों की सरगर्मियों से बनी हैं, जो इनके माहौल के मुताबिक होती हैं। दर हकीकत
लोग हमेशा से लोग समाजियात के माहिरीन रहे हैं, बल्कि इसी तरह जैसे आजकल ज्यादातर लोग किसी समाजी वाक़े की वजूहात के बारे में ऐलान करते हैं, या जब वो इस बात पर जोर देते हैं कि किसी मुश्किल समाजी हालात को हल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इसके अलावा इंसानी तारीख में बहुत इब्तिदाई तौर पर, लेकिन तहरीर की इजाद के साथ ड्रामाई तौर पर तेजी से स्कॉलर्स ने फलसफाना फिक्र के स्कूलों और निजामों को तैयार करना शुरू किया, जिसमें समाजी तज्जिया के बहुत से अनासिर थे। जब तक हम इंसान हैं, सोशियोलॉजी यानी इमरानियात किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। लेकिन कॉम्टे ने इस सरगर्मी को एक नाम भी दिया और सिर्फ जुज़वी कामयाबी के साथ कोशिश की। इसे किसी दूसरे कुदरती साइंस के तरह एक साइंस बनाने की कोशिश की, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, चाहे जो शादी का मामला हो, चाहे मजहब का मामला हो, चाहे तालीम का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, वो हमारी जिंदगी पर असर आमूदा होते हैं और उनके असर आमूदा से हमारे लिए बहुत सारी नई चीजें हमारे पास पैदा होती हैं। ऑगस्ट कॉम्टे जो एक फलसफादान थे, उन्होंने अक्सर इस बात पे गौर किया कि जो भी समाजी चीजें समाज में होती है और समाज में जो चीजें होती है उनका एक इंसान के साथ क्या वाबस्तगी हो सकती है। एक इंसान जो पैदा हुआ, जो बड़ा हुआ, जो बड़े होकर बहुत सारे तबकों में बहुत सारी चीजों के साथ वाबस्ता रहा और बहुत सारी चीजें उसने अपनी जिंदगी में अमल में लाई। यही चीज कॉम्टे के लिए एक अहम रास्ता बना कि वो एक ऐसा साइंस बनाए जो समाजियात के बारे में बात करे। मास्टर के फितरी साइंस का ये नजरिया इमरानियात में अब भी मुतनाजा है और हम इस किताब में जांचे गए पहले समाजियात के नजरिए दानों की सोच में इख्तिलाफात की लकीरें देख सकते हैं। कुछ सख्त गिर साइंसदान थे या कम अज कम इस इल्म के पाबंद थे, दूसरे शक्की थे और फिर भी वो समाजी दुनिया का मुनज़्ज़म तरीके से मुताला करना चाहते थे। इस तरह एक साइंस के तौर पर समाजियात की हैसियत पर न सिर्फ नजरिया साजी के उठाया गया था, ये आज भी क्लासिकी दौर में सवाल एक मुतनाज़िया मसला है। तो ये आज भी बहुत सारे सवाल जो समाजियात के बारे में तनकीद करते हैं और समाजियात को साइंस के करीब लाने में बहुत सारी दुश्वारियां आ रही हैं। लेकिन कुछ चीजें समाजियात से बहुत करीब हैं और अगर हम बात करें साइंस की, साइंस का मुताला यही है कि अगर आप कोई चीज बनाते हैं
कोई चीज आती है तो फिर उस चीज को दोबारा करके वही शक्ल लानी चाहिए। जैसे हमारे पास बारिश का गिरना है, तो अगर हम बारिश के गिरने की एक तफसील देखें, एक प्रोसेस देखें, तो उसमें हमें यही चीज मिलता है कि बारिश एक लाहे हमल होता है जहां से पहले रोशनी की किरणें पड़ती हैं, फिर उसका पाप उठता है और फिर आसमान में वो रहता है, फिर उसमें एक प्रोसेस होती है, उसके बाद हमारे पास बारिश आती है। ये बारिश जो हमारे पास आती है, अगर ये प्रोसेस हम देखें, ये अलम हम देखें, तो हर जगह हर हिस्से में यही तरीका बारिश का होता है। इस चीज के तरीके को साइंस का एक बुनियादी सुतून मानते हैं कि जो चीज अगर हम कर रहे हैं उससे जो हमारे नताइज मिल रहे हैं, क्या दोबारा उस चीज को करने से वही नताइज मिलते हैं? और ये सारी बातें और यही सारी चीजें अक्ली चीजें कहलाती हैं। और जो अक्ली चीजें होती हैं वो अक्ल पे मबनी और साइंस पे मबनी होते हैं। इसी तरह समाजियात में बहुत सारी चीजें और बहुत सारे तरीके अक्ली अमल के फराइज पर मबनी है। जहां तक अगर हम देखें, कहा जाता है कि जब हमने कुछ ही कबल पहले समाजी सर्वे की बात की, जिसे सोशल सर्वे कहते हैं। अगर हम मौजूदा दौर की हुकूमत में एक हुक्मरान और हुकूमत की पॉलिसीज देखें, तो वो इन्हीं चीजों पे मबनी होते हैं। एक दो तरीके का लाहे अमल होता है। एक लाहे अमल जिसे क्वालिटेटिव टेक्निक कहते हैं और दूसरा लाहे अमल जिसे क्वांटिटेटिव टेक्निक कहते हैं। जो ही अगर हमें यहां एक मोहल्ला है, यहां कोई इलाका है, तो उसमें हमें देखना है कि लोग किस चीज को पसंद करते हैं, तो हम एक समाजी सर्वे करते हैं। तो समाजी सर्वे में बहुत सारे तरीकेकार हैं जो हम आगे देखेंगे। समाजी सर्वे के तरीकेकार में हम वहां पे ये जान सकते हैं कि ये जो इलाका है ये किस चीज के लिए ख्वाह है और किस चीज के लिए ये चाहत रखता है। ये सारी चीजें सोशल सर्वे में आती हैं। और सोशल सर्वे यही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों में, हर एक लम्हे और हर एक तबके में और हर एक पॉलिसी में इस्तेमाल की जाती है। अगर माशरे के फितरी साइंस का ये नजरिया इमरानियात में अब भी मुतनाज़ा है और हम इस किताब में जांचे गए पहले समाजियात के नजरिए दानों की सोच में इख्तिलाफात की लकीरें देख सकते हैं। क्योंकि यही चीज थे, कुछ ने कहा कि ये जो समाजियात है ये साइंस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें साइंस पे बनी हुई। जैसे आपने अभी कहा कि साइंस का अमल क्या होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको तनकीद किया, कहा कि समाजियात, आप किसी इलाके में जा रहे हैं और उस इलाके में बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं और उन चीजों को देखकर फिर आप
उन्हें दोबारा से नहीं कर सकते हैं। जो भी साइंस के तरीके हैं, साइंस के रवैये हैं, वो बहुत वक्त और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो जब उन चीजों पे वो जब वहां होते हैं कि जब इस चीज में आते हैं कि आप अगर उनको समाजियात में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी वहां खामियां पा लेते हैं। और हम इस चीज को बराबर नहीं देख सकते कि जो साइंसी उलूम है उसमें बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं कि साइंसी उलूम को समाजियात में लाने के लिए कुछ चीजें हमें उससे करीब पाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम उनको उनके करीब नहीं पाते हैं। अगर हम दूसरे हिस्से की बात करें, उसमें रोशन ख्याली पर कदामत पसंद रद्द अमल, जो कंजर्वेटिव थे, तो उनका रद्द अमल क्या था? ताहम समाजी नजरिए पर रोशन ख्याली यानी एनलाइटनमेंट का असर इतना बराह रास्त और मुस्बत नहीं था जितना कि बिलवास्ता और मनफी था। दर हकीकत रोशन ख्याली के कदामत पसंद रद्द अमल पसंदों जैसे लियोस डी बोनाल्ड, जो एक फलसफादान थे, और जोसेफ डी मेस्ट्रे ने समाजियात की तरक्की में इतना ही हिस्सा डाला जितना कि रोशन ख्याली से मुतासिर होने वाले स्कॉलर्स ने किया। डी बोनाल्ड इन गहरी और इनकलाबी तब्दीलियों से बहुत परेशान थे, क्योंकि समाजियात में, क्योंकि पूरी दुनिया में और उस टाइम एक लहर थी, एक बहुत बड़ी लहर थी कि लोग परेशान थे, एक अफरा तफरी थी और लोग सोच ही नहीं पाते थे कि कौन चीज ठीक है, कौन चीज गलत है और क्या चीज सही है। उस चीज को लोग देख ही नहीं पाते थे। एक अफरा तफरी जो समाज में चल रही थी, जो फ्रांसी इनकलाब के बारे में हमने बात की, वो शायद इसी चीज से वाबस्तगी थी। डी बोनाल्ड इनकी गहरी और इनकलाबी तब्दीलियों से बहुत परेशान था, जिसकी वजह से एक इंतहाई गैर शख्सी शहरी जिंदगी का कयाम अमल में आया, जो कि किसी भी बरादरी के बंधन से बिल्कुल मुबरा था और पिछले दौर के अमन और इस्तेकाम की तरफ वापसी की वकालत कर रहा था। हमने फ्रांसी इनकलाब में बात की कि बहुत सारे लोग इस चीज को कहते थे कि हमें ये अफरा तफरी नहीं चाहिए, हमें फिर से वही माहौल चाहिए जो चल रहा था। चनाचे लोग बहुत परेशान हो गए थे और लोग उस चीज को पूरी तरह से अक्सी नहीं कर पाते थे कि जो भी चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कहां हम जाएंगे, और ये जो तहरीर जो फ्रांस में छेड़ी गई है ये कहां ले जाएगी हमें। तो एक परेशान कुन माहौल था, क्योंकि कुछ बता रहे थे कि ये तरक्की के लिए ले रही है, कुछ इस चीज के ख्वाह थे, और बहुत सारे लोग इस चीज में वसवसे में थे कि क्या होगा, क्या
फिर से हमारा जो तरक्की, जो हमारा पुराना दौर था, क्या वही ठीक था? क्या यही हाल ठीक है? तो जो कि किसी भी बरादरी के बंधन से बिल्कुल मुबरा था और पिछले दौर के अमन और इस्तेकाम की तरफ वापसी की वकालत करता था। डी बोनाल्ड जो एक अहम शख्सियत थी, और वो शख्सियत इस बात के बारे में यही कहती थी कि हमें पिछले दौर में वापस जाना चाहिए, और जो नया दौर है ये शायद हमारे लिए एक मुसीबत और एक परेशानी का हिस्सा बन गया है जिसके बाहर हम सोच ही नहीं सकते हैं। डी बोनाल्ड उसमें थे जो इस चीज की वकालत करते थे। इस हद तक समाजियात इनफरादी के बजाय तज्जिया के अकाई के तौर पर माशरे पर इसका ज़र्ब, समाजियात इनफरादी के बजाय तज्जिया की अकाई के तौर पर माशरे पर इसका जोर, माशरे के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से मुतल्लिक और एक दूसरे पर मुनासिर के तौर पर तस्लीम करना, माशरे में हतमी हम आहंगी कि ये कदामत और इस्तेकाम पर दबाव कहा जा सकता है। पसंद रद्द-ए-अमल से मुतासिर दर हकीकत ये कहना मुनासिब होगा कि जबकि समाजियात के मकासद कदामत पसंद फिक्र, हम आहंगी, इस्तेकाम और इतिहाद से मुतासिर हुए हैं, लेकिन तरीके रोशन ख्याली की फिक्री और उरूज जो समाज में उभर रहा था, लेकिन दर हकीकत ये कहना मुनासिब होगा कि जबकि समाजियात के मकासद कदामत पसंद फिक्र, जिन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं, हम आहंगी, इस्तेहकाम और इतिहाद से मुतासिर हुए हैं, लेकिन तरीके रोशन ख्याल मुफक्किरीन से मुतासिर हुए हैं, जिन्होंने महसूस किया कि अगरचे कोई वापस नहीं जा सकता माजी तक, लेकिन माशरे के एक नए इल्म, साइंसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर माशरा तश्कील दे। कदामत पसंद जो थे, जिन्हें कंजर्वेटिव भी कहते थे, और वो इस तरह से ख्यालात रखते थे कि चलो, डिबॉन ने ये कहा कि हम पीछे ही जाएं और हम पिछली चीजों में ही अपनी इख्तियारी रखते हैं, क्योंकि नई चीजों में जो भी चीजें आती हैं वो हकीकत में तरक्की याफ्त चीजें नहीं हैं। और माजी में कहा जाता है कि रोशन ख्याली जो मुफक्किरीन थे, जो इस चीज से मुतासिर थे, जिन्होंने महसूस किया कि अगरचे कोई वापस नहीं जा सकता माजी तक, लेकिन माशरे के एक नए इल्म, साइंसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर माशरा तश्कील दे सकते हैं। इतना भी कहा जाता कि एक नया माशरा तश्कील करे जो एक समाज को फायदा दे, क्योंकि उस वक्त लोग, यहां से दो चीजें थी। एक चीज जो मजहब का गलबा था वो बहुत था,
जो पादरी यानी चर्च, उसके उसूल, उसके कवानीन लोगों पर भारी पड़ रहे थे, और दूसरे जो आवाज, जो जंग एक आम इंसान ने छेड़ी थी। तो कुछ लोग ऐसे थे जो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और कुछ लोग बालाए ताक रहे, इन्हीं लोगों में से जो इस चीज को अक्स कर रहे थे। और अक्स करने का मतलब यही था कि हम लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाए, जो सारी चीजें अभी हो रही हैं, और शायद इन्हीं चीजों को गौर करने के बाद हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। तो यही चीजें कुछ फलसफदान जो समाजियात के माहिरीन थे, उन्होंने इन चीजों को अक्स किया, क्योंकि हर एक इंसान की एक इनफरादी राय होती है। क्योंकि अगर हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये 5 उंगलियां इनकी जो बनावट अगर है एक जैसी है, लेकिन इनका जो कद है वो मुख्तलिफ है। और इसी तरह से समाज भी, जबकि समाज की हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें यकसा हैं, मगर एक चीज कहना लाजिमी भी है कि जो इसके बहुत सारे चीजें और बहुत सारे लोग जो इसमें रह रहे हैं, जिनसे समाज बनता है, उनमें से कुछ लोगों की सोच यकसा होगी, और वो यकसा सोच एक ही जगह पा सकती है जहां पर अक्ल की बातें हो। क्योंकि इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, और एक ही चीज जो इंसान को दूसरे इंसान के पास एक जैसे वास्ते में लाती है, वो यही चीज है कि वो अक्ल का इस्तेमाल करें और अक्ल की बातें जो चल रही हैं उन्हें अमल में लाएं। तो इसी तरह से समाजियात में बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे फलसफदान थे, यही कहते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन माशरे के एक नए इल्म, साइंसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन माशरा तश्कील दे सकते हैं। इस तरह रोशन ख्याली और कदामत पसंद सोच ने मिलकर सोशियोलॉजी के साइंस बनाया। नेज ये फिक्री हलचल 18वीं 19वीं सदी के मगरबी यूरोप में राइज समाजी अलग थलग नहीं थी। माहौल से जो भी उस वक्त था, लोगों ने एक राय की जो रोशन ख्याली और कदामत पसंद सोच थी, कंजर्वेटिव सोच, दोनों मिलकर फिर एक चीज को बनाने आए, और उन्होंने एक समाजियात का हमारे पास ज़ुहूर आया। अगर हम ऑगस्ट कॉन्टी की बात फिर से करते, क्योंकि उसमें जो समाजी नजरिया का उरूज था, उसमें उसका एक अहम किरदार था। उसने एक नए नज्म ज़ब्त के लिए, एक जगह बनाने के लिए बहुत कुछ किया था।
वो इस नए नज्म को सोशल फिजिक्स कहते थे। चनाचे वो ये कहना चाहते थे, क्योंकि उस दौर में साइंस थोड़ा तरक्की पा रहा था और वो समाजियात को इसी लाहे अमल में लाना चाहते थे कि एक साइंस जैसा एक एक साइंस जैसा नज्म ज़ब्त हो जिसे समाजियात हम कहें। वो इस नए नज्म को सोशल फिजिक्स कहना चाहता था, क्योंकि इसके जमाने में इस्तिलाह फिजिक्स के मतलब था मज़ाहिर के बुनियादी नवियत का मुताला, और इस तरह नया नज्म ज़ब्त समाजी मज़ाहिर के बुनियादी नवियत का मुताला करेगा। अगस्ट कॉम्टे की मायूसी के लिए सोशल फिजिक्स का लेबल पहले बेल्जियम में हुआ था। इसके नतीजे में इसने लातीनी और यूनानी हाइब्रिड समाजियात की तामीर की। इसे यह नाम पसंद नहीं आया, लेकिन इसने महसूस किया कि इसके पास कोई इंतखाबा नहीं है। फिर भी इनके जो एक किताब थी कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी की पहली जिल्द में, जो इनकी एक बड़ी मशहूर किताब थी, इस बात का एक शानदार तज्जिया था कि साइंस किस तरह इस मकाम तक पहुंची है जहां समाजी कायनात का मुनज़्ज़म मुताला किया जा सकता है। इसने इस्तिदलाल किया कि समाजियात उबर नहीं सकती जब तक कि दूसरे उलूम तरक्की ना करें, लेकिन और जब तक साइंस आम तौर पर वसी पैमाने पर तहकीकात के जायज तरीके के तौर पर कबूल ना हो जाए। क्योंकि उस वक्त साइंस को कबूल करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये वो दौर था जब लोग अपनी बातें करते थे और अपना नजरिया लोगों पर थोपते थे। आज साइंस के वसी होने के साथ ये तस्लीम करना शायद मुश्किल है कि साइंस को फिक्री मैदान में अपना रास्ता लड़ना पड़ा। अगर हम साइंस की बहुत सारी डिस्कवरियां देखें, इजाजात देखें, तो वो आसान नहीं रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारी दुश्वारियां रही। सबसे बड़ी दुश्वारी जो थी वो समाज के साथ एक लड़ाई थी, क्योंकि समाज में कही गई बातें इस साइंस को रुकावट बनती थी, और जो ही ये साइंस को रुकावट बनती थी तो साइंस तरक्की की तरह के लिए उसको दुगना मेहनत लगती थी। जो हमारे पास आज साइंस है, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई भी इजाजत होती है तो उसको साइंसी लिहाज से देखा जाता है कि ये इजाजत किस हद तक एक इंसान को फायदा पहुंचाएगी और इसमें कौन से मुज़र असरात हैं। इस अमल में देखा जाता है चीजों को। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि ना तो उस अमल में देखा जाता था, बल्कि यही सोच थी कि अगर ये चीज बना तो ये कहीं मजहब के साथ या किसी समाजी चीज के साथ तो
समाजी चीज को परेशान तो नहीं करता है। तो ये चीज एक बड़ी फिक्र वाली चीज थी। आज साइंस के वसी होने के साथ ये तस्लीम करना शायद मुश्किल है कि साइंस को फिक्री मैदान में अपना रास्ता लड़ना पड़ा, क्योंकि ये मजहब के गलबे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दरहकीकत यूरोप में साइंस की तरक्की के अवामिल में यहां तक कि जो गैलीलियो थे, उन्होंने जो जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, उस पर भी बातें हुई थी और उसको भी लोगों ने चैलेंज किया था कि ये बातें क्यों हैं और ये क्यों कह रही है। दरहकीकत कामयाबी के हजारों साल के बाद अगर हम अरबी ममालिक की बात करें तो वहां से भी बहुत सारी चीज, जब अगर हम जोग्राफिया की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें अरब के कई सारे लोगों के जो उन्होंने काम किए हैं वो काबिल जिक्र है। उनमें से जो कुछ लोग ऐसे थे, इब्न खुल्दून, या एक बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने वो तजुर्बात से बहुत सारी चीजें हमारे पास लाई। और साइंस ने खाली एक अमल को तश्कील नहीं दिया, इसने हर एक शोबे पे अपना छाप डाला। 19वीं सदी के आगाज में साइंस अब भी महफूज बुनियादों पर नहीं थे, और जैसा कि चार्लीज डार्विन के बायोटिक इर्तिका के नजरिए पर तनाजी दस्तावेजी है, तो जैसे डार्विन ने कहा कि एक इंसान का वजूद एक बंदर जैसा है कि एक फेज में ये था, दूसरे फेज में ये था, तीसरे शक्ल में ये था, तो उस चीज को बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये मानने वाले बिल्कुल भी चीज नहीं है। तो वो सारे लोग खाली वो थे जो मजहब के अकायद से बातें कर रहे थे। साइंस को अब भी कुदरती दुनिया के बारे में इल्म के हतमी सालिस के तौर पर अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ा। इसी तरह कॉम्टे ने कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी की पहली जल्द में जो कुछ हासिल करने की कोशिश की वो यादगार था और शायद खतरनाक भी। बड़े सितम जरीफे ये हैं कि कॉम्टे ने चंद दहाइयों के बाद खुद को एक सख्त साइंसदान के बजाय एक नीम मजहबी नबी के तौर पर देखना शुरू किया। समाजी मजाहिर के मुनाजिम मुताले को एक नाम देने में एक दूसरे इंतखाब के नाम के बावजूद, और फिर इसने समाजी दायरे की साइंस को जायज करार देते हुए ऑगस्ट कॉम्टे ने बहुत बड़ा काम किया। आज कॉम्टे को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, इसके दलाइल एक नए नज्म ज़ब्त के लिए बहुत ज्यादा जायज थे, जिसको आमतौर पर एकेडमी और साइंस में अपना रास्ता लड़ना था। इस तरह कॉम्टे ने कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी के पहली जिल्द में जो कुछ हासिल करने की कोशिश की वो यादगार था और शायद खतरनाक भी था। तारीख के इन जालिमाना सितम जरीफों में से एक में ऑगस्ट कॉम्टे
20वीं सदी के इख्तिताम पर फ्रांस और अमेरिका में दोबारा एक अहम शख्सियत बन गए थे, जिसके नतीजे में इनका काम एक बार फिर मकबूल हो गया और दर हकीकत 20वीं सदी में इन्होंने अपना मकाम पा लिया। अगर हम फिर बात करते हैं बहुत सारे समाजी दानों के बारे में जिन्होंने इसके किरदार में एक अहम हिस्सा निभाया, उनमें कार्ल मार्क्स भी थे, जहां पे इन्होंने हमें बताया कि जो समाजियात है, जो समाज हमारा है, वो पैटर्न्स में होता है, वो एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में, तब दूसरे हिस्से में और तीसरे हिस्से में और चौथे हिस्से में धीरे धीरे तब्दील होता है। वो तब्दीलियां इसलिए हैं कि वहां पे लोग, जहां पे दो लोग जहां होते हैं, वहां एक किस्म के लोग वो होते हैं जिनके पास सारी मईशी माशती तरक्कियां होती हैं, और वो इन तरक्कियों के वास्ते से अपने जो छोटे लोग हैं, अपने जो कम ज़रीफ और कम जो तरक्की में होते हैं, उनको अपने इहाते में लाते हैं और उनको अपने काम में अपने लिए काम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये यही तक नहीं वाबस्ता रहा, ये चीजें बहुत सारे फलसफेदान ने लाई हैं, जैसे इमाइल डरखैम भी कहते हैं, जैसे पार्सन भी कहते हैं। तो दर हकीकत में दो तबके के लोग, एक कदामत पसंद थे जिन्होंने एक मुस्बतन एक रवैया इख्तियार किया था, जो ना इसके खिलाफ था, जो ना इसको परेशान करता था, क्योंकि इन्होंने बात हम आहंगी की थी, इस्तेकाम की थी और इतिहाद की थी। और जो सबसे बड़ा जोर था कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो बातें साइंस पे मबनी हो, क्योंकि वही सारी बातें हकीकत में हकीकी बातें हैं। लेकिन तरीके रोशन ख्याल मुफक्किरीन से मुतासिर हुए हैं, जिन्होंने महसूस किया कि अगरचे कोई वापस नहीं जा सकता माजी तक, बल्कि माशरे के एक नए इल्म साइंसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन माशरा तश्कील दे। इस तरह रोशन ख्याली और कदामत पसंदाना सोच ने मिलकर समाजियात यानी सोशियोलॉजी के साइंस को बनाया। जिन पैटर्न्स के बारे में हमने बात की, उनमें मुख्तलिफ तरीकेकार और मुख्तलिफ रवैयों के बारे में कहा गया था, और ये फिक्री हलचल 18 और 19वीं सदी के मगरबी यूरोप में राइज हुई, और इसने एक ऐसा माहौल बना दिया जिसने समाजियात के उभरने में और समाजियात के हिस्से में एक अहम रोल अदा किया। और ये सारी चीजें एक शख्स से नहीं हुई। इस उन्वान में जो बातें हमने एक अहम शख्स के बारे में की, जिसका नाम ऑगस्ट कॉम्टे था, और कुछ कदामत पसंद रद्द-ए-अमल के बारे में भी हमने बात की, लेकिन इन तमाम फलसफेदानों ने मिलकर जो समाजियात के हालात थे उनको अक्स किया
اور ایک نئے معاشرے کو تشکیل دیا جسے سماجیات کہتے ہیں. نمستے. آپ کا شکریہ.